हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। ओके, तो देखो लिथोस्फीयर के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। जो लैंड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके, तो लिथोस्फीयर ना बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइड होता है जिसको लिथोस्फीयरिक प्लेट बोलते हैं। ओके, आप लोग को जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि हम लोग का जो ये जो प्लेट है ना वो थोड़ा थोड़ा जहाँ पे हम लोग अभी हैं वो थोड़ा थोड़ा मूव करता है, लेकिन हमें क्यों नहीं पता चलता। हमें इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो इतना बहुत ही कम मूव करता है ना कि हमें एहसास ही नहीं होता। जैसे कि पर ईयर जो है ना मिलीमीटर्स में ये मूव करता है। और ये मूवमेंट क्यों होता है? ये मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारे क्रस्ट के नीचे क्या है, मॉल्टेन मैग्मा। तो इसके कारण क्या है ना, ये मॉल्टेन मैग्मा सर्कुलर मोशन में ये जो अंदर में मूव करता है। जैसे कि देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जो सर्कुलर मोशन में ये इस तरीके से मूव करते हैं, तो हमारा जो लिथोस्फियरिक प्लेट है वो भी मूव करता है। ओके, तो यही जो मूवमेंट्स है प्लेट का, उससे बहुत सारे जो चेंजेस हैं हमारे अर्थ सरफेस पे आते हैं। जैसे कि जो अर्थ का मूवमेंट है वो बहुत सारे फोर्स मतलब जो मेनली फोर्सेस पे डिवाइड होता है। यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स है। जो एंडोजेनिक फोर्स है ना उसमें क्या होता है कि जो सरफेस अंदर ही अंदर मूव कर रही होती है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो अर्थ के अंदर में, उसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और जो सरफेस के ऊपर में, अर्थ सरफेस के ऊपर में जो मूव करती है उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। देखो तो अर्थ के मूवमेंट्स ना दो टाइप के होते हैं, उनके और सब डिवीज़न होते हैं। एक होते हैं, एक जो फर्स्ट होता है एंडोजेनिक में वो होता है सडन फोर्स, और सेकंड जो होता है वो होता है डायस्ट्रोफिक फोर्स। एक और जो एक्सोजेनिक में होता है वो इरोजनल और कंपोजिशनल होता है। ओके, जो सडन फोर्स में होता है, जैसे सडन जो सडनली आ जाता है जिसको पहले से हम लोग नहीं बता सकते कि ये आने वाला है करके, तो वो अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केन हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए। लेकिन जो सेकंड टाइप का फोर्स है वो बिल्डिंग माउंटेन्स, ये सारे जो फोर्स होते हैं उसके कारण ये सब बनते हैं, जो माउंटेन वगैरह हो गया। और जो एक्सोजेनिक फोर्स है जो इरोजनल और डिपोजिशनल के कारण है, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, तो इसके कारण ये बनता है। ओके, कभी कभी तो ये एंडोजेनिक फोर्स मैंने आपको बताया ना कि earthquake को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब आने वाला है, लैंडस्लाइड को भी नहीं कर सकते। तो ये जो कुछ जो अपने आप ही अचानक से एकदम जो ये फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं स्लो मूवमेंट्स के कारण, जैसे कि वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, तो वो ये जो है ना बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं। कैसे? अर्थक्वेक आएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं टूट जाती हैं, भूकंप आ जाता है तो आप तो सुने होंगे ना कि घर टूट गया, ये यहाँ से वो मतलब पूरा तबाह हो जाता है। ओके, एंडो मतलब आप क्या समझते हो? एंडो मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड। और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब इनसाइड से जो ओरिजिन हो रही है, जो मूवमेंट ओरिजिन हो रहा है, उसको जो फोर्स ओरिजिन हो रहा है उसको हम लोग एंडोजेनिक बोलते हैं, और जो आउटसाइड से ओरिजिन होता है हम लोग एक्सोजेनिक बोलते हैं। तो वॉल्केनो जैसे इस डायग्राम में देख रहे हो कि जो वेंट है, ओके, तो यहाँ से क्या होता है ना, मॉल्टेन जो मैग्मा है वो यहाँ से सडनली इरप्ट हो जाता है, सडनली बाहर आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से वॉल्केनो जो है, मतलब जो मॉल्टेन मैग्मा है वो ऊपर जाता है वेंट के थ्रू और वो सडनली बाहर निकल जाते हैं। तो सिमिलरली जो लिथोस्फियरिक प्लेट्स है जो मूव हो रही है सरफेस पे, तो वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे वाइब्रेशन को ना हम पूरे अर्थ में फील कर सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेट हो रही है तो इस वाइब्रेशन को बोलते हैं अर्थक्वेक्स। ओके, और ये जो जो प्लेस है जो क्रस्ट में, जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि अंदर में अर्थ के अंदर से स्टार्ट हो रहा है क्रस्ट के नीचे से, तो उसको फोकस बोलते हैं। और जो फोकस से जस्ट परपेंडिकुलर, जहाँ से वो डैमेज हो रहा है तो वहाँ से जस्ट परपेंडिकुलर अर्थ के क्रस्ट पे जहाँ पे सरफेस है, तो जहाँ पे जो वेव्स के फॉर्म में हम लोग को वाइब्रेशन फील होता है तो वो एपी सेंटर हो गया। ओके, तो एपी सेंटर जस्ट फोकस के ऊपर होता है और वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज देखने के मिलता है। ये जो डायग्राम है उसमें आप समझ सकते हो कि फोकस जहाँ से नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है ना उसको फोकस बोलते हैं। उसके जो परपेंडिकुलर अब डैमेज होगा तो परपेंडिकुलर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो उसको एपिसेंटर बोलते हैं। और ये वेव्स के फॉर्म में बाहर आती है जिससे हम वाइब्रेशन को पूरा फील कर सकते हैं। आप एक जो टब है उसमें पानी ले लो
पानी के बाद उसमें एक छोटा सा सब ना कुछ डालो तो वहाँ पे ऐसे वेव होंगी, वेव फॉर्म्स होंगी। तो वैसे ही अर्थक्वेक की वाइब्रेशन फॉर्म होती है, वाइब्रेशन होती है, तो हमें जो है हम इसको फ़ील कर पाते हैं। अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जाता क्योंकि सडनली मूवमेंट के कारण स्टार्ट होती है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। बचा जा सकता है इन द सेंस हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं, प्रेडिक्शंस ले सकते हैं, जिससे हम लोग जो है बच पाएँगे, सेफ़ तो रह पाएँगे एटलीस्ट। तो फर्स्ट जो मेनली है जो फ़िश है पॉन्ड्स में, वो एजिटेट हो जाते हैं। स्नेक जो है सडनली अपने जो अपने जो सरफेस अंदर में रहते हैं ना, वो लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आना चालू कर देते हैं। तो कुछ ऐसे बिहेवियर देखते हैं ना हम एनिमल का, तो उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अर्थक्वेक को ना अब इसको मेज़र किया जाता है कि कितना हमें डैमेज हुआ है, कितना कहाँ तक इसका वाइब्रेशन फैला है। तो अर्थक्वेक को जो मेजर करने वाली मशीन है उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रिचर स्केल पे मेज़र किया जाता है। 2.0 अगर आया या उससे कम आया रिचर स्केल पर, जो उसका लेंथ अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, उसे हमें थोड़ा सा ही अर्थक्वेक का मतलब उससे कोई डैमेज नहीं होने वाला है, बस हमें फ़ील होगा कि हाँ कुछ मतलब वाइब्रेशन आया, भूकंप हुआ है करके। और जो 5.0 से अगर है तो इसका मतलब थोड़ा सा डैमेज हमें देखना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो गिरना चालू हो जाएंगी और डैमेज भी हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो 6.0 हो गया वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और 7.0 तो और भी उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। कि मतलब 6.0 और 7.0 तो बहुत ही ख़तरनाक टाइप के होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रक्शन जो कॉज होता है ना वो इसी से ही होता है। अब हम लोग कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, मान लो अगर अर्थक्वेक आ गया तो हम लोग को सेफ स्पॉट ढूंढना है। जैसे कि किचन काउंटर वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो हम उसके नीचे जाके छुप सकते हैं कि ताकि ऊपर से जो दीवारें गिरेंगी या फिर कोई भी सामान गिरेगा तो वो हमारे सर पे, हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट पे ना लगे। हम टेबल या फिर डेस्क के नीचे भी जा सकते हैं, या फिर जो कॉर्नर है, जो वॉल का कॉर्नर, वहाँ पे जाके खड़े हो सकते हैं, इससे भी हम लोग सेफ़ हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई जहाँ कहीं पे फायर प्लेसेस है वहाँ से भी आपको दूर रहना है। सेकंड, आपको कोई चिमनीज़ वगैरह जल रही है वो एरिया से भी दूर चले जाना है, विंडो से दूर चले जाना है। अगर कोई मिरर टाइप का कोई, जैसे कि अगर कोई मिरर लगा हुआ है या फिर कोई क्लॉक में अगर कोई कांच लगी हुई है तो उससे भी आपको दूर हट जाना है, क्योंकि अगर वो गिर गई तो आपको चोट लग सकती है। इसके साथ आप लोग को पूरा जो है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, बाकी लोगों को भी प्रिपेयर करने के लिए आपको अवेयरनेस फैलाना होगा, अपने फ्रेंड्स को बताना होगा, फैमिलीज़ को बताना होगा, और इसे कॉन्फिडेंटली फेस करना होगा इस डिज़ास्टर को। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स। ये जो लैंडफॉर्म्स है जैसे कि लैंडस्केप्स है, ये कंटिन्यूसली बनते जाते हैं। किस प्रोसेस से? मेजरली दो प्रोसेस से बनते हैं, जैसे कि वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया। तो वेदरिंग क्या होता है, जब ना कोई भी रॉक्स बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, फिर वो अर्थ सरफेस पे जाके बैठने लगते हैं, तो उसको वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन क्या होता है? इरोजन वो होता है कि अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, जो मटेरियल्स हो गए, जैसे कि जो वाटर हो गया या विंड हो गया या आइस हो गया, इसको अपने साथ लेके चलती है। तो जो इरोड मटेरियल होता है वो ये सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे से दूसरी जगह में। जैसे कि एक लहर आ रही है तो उसके साथ मिट्टी आ गया या फिर विंड वगैरह, इसको सब बहा के लेके जाते हैं, फिर वो सरफेस का फॉर्म होता है। ओके, तो ये जो मतलब चीज़ें आती हैं फिर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, तो प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। अब हम लोग रिवर से पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें बनती है रिवर से। वाटरफॉल बनता है, फ्लड प्लेन्स बनता है, ऑक्सबो लेक्स बनते हैं। तो ये सब के फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम देखने वाले हैं। देखो, जो बहता पानी है ना, बहता पानी अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है, इरोड्स को लेकर आता है, लैंडस्केप का फॉर्म होता है। फिर जैसे कि रिवर है, रिवर अपने स्टीप एंगल से आ रही है, सपोज़ जैसे कि यहाँ पे दिखाया है उससे आ रही है, तो ऊपर में क्या होता है, ऊपर में बहुत ज़्यादा ना हार्ड रॉक होते हैं और नीचे में सॉफ्ट रॉक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है, अब जो मतलब जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इसके साथ इरोड मटेरियल भी आ रहा है, जो पानी आ रहा है उसके साथ इरोड मटेरियल भी आ रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि जो नीचे का सॉफ्ट रॉक है वो धीरे धीरे, अब उसमें तो मिट्टी वगैरह हो गए, जो सॉफ्ट चीज़ें हैं वो वहाँ पे हो गए, तो वो सब ना धीरे धीरे एक सी सेक्शन जैसे फॉर्म करती हैं। मतलब बाकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ से बहते बहते वो सब जाती है। ओके, क्योंकि पानी अपने साथ बहा के लेके जा रहा है, वो बह जा रही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि नीचे में अब जो ये जो सारे इरोड मटेरियल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहाँ पे और ज़्यादा जो है डिपॉजिट हो जाती है चीज़ें। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ से जब ये बहुत ज़्यादा जो सी टाइप का बन जाता है, सी समझ लो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो फिर वो जब सॉफ्ट
रॉक है वो सब मतलब जाने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत मतलब प्रोसेस के बाद जो हार्ड रॉक है वो भी अपने आप इवेंचुअली, अब उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो भी टूट जाता है। इस तरीके से वाटरफॉल फॉर्म होते हैं। अब मिएंडर्स क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा पानी गिर रही है, ओके, तो पानी गिर रही है तो उसमें क्या होता है कि ना अब ना रिवर जो है, अब आप एक मतलब एक प्लेन एरिया से लेके जाओ पानी को, वो सीधा सीधा ट्रैवल नहीं करेगी। अगर आप उसे फेंकोगे तो वो इधर उधर होते हुए जाएगी। तो वैसे ही ना जो जिगजैग जिगजैग नहीं बोल सकती, एक स्नेक लाइक मोशन जो होता है पानी का, जो वो फॉर्म करती है, तो वो स्ट्रेट तो नहीं करती ना, तो इस तरीके से भी करती है वो, तो उसको मिएंडर्स बोलते हैं। ओके, फिर जब पानी बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, फिर वो और ज़्यादा एकदम बहुत एंगल मतलब ले लेती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुड़ जाती है। फिर जब पानी बारिश बंद हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो है अपना रास्ता वापस जो पहले था वैसे ही ला लेती है। लेकिन अब जो पानी वो उधर जो रास्ता बना चुकी थी और उधर जो पानी इकट्ठा हो गया है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। ओके, अब क्या होता है ना, अब फ्लड प्लेन्स के बारे में बता रही हूँ। फ्लड प्लेन्स में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अपने वॉल्यूम से और ज़्यादा वॉल्यूम में पानी आने लगता है, तो वो और ज़्यादा एरिया को कवर करती है। फिर जैसे ही पानी, जैसे बरसात होती है, फिर वो कम हो जाता है, मतलब बारिश रुक जाती है। जब नॉर्मल सीज़न आना चालू हो जाता है, फिर क्या होता है कि वो जो और ज़्यादा एरिया और ज़्यादा वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया था, वो अब कम हो जाता है। तो उस हिसाब से मतलब जब वो सूखा पड़ जाता है, बोलते हैं ना, सूखा मतलब हो जाता है आजू बाजू का एरिया, जब पानी नहीं गिर रहा होता है, तो वो फ्लड प्लेन को फॉर्म करता है और बाजू में क्या बन जाता है, लेवल्स। ओके, और जैसे ही अब डेल्टा का फॉर्मेशन बताती हूँ। डेल्टा में क्या होता है कि जैसे कि ना, आप मान लो एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया से पानी जा रही है, तो अब उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, मतलब उसकी स्पीड भी कम होने लग जाएगी। आप ऐसे नॉर्मल मतलब नॉर्मल एक फ्लैट एरिया ले लो और एक स्लाइड एरिया ले लो, स्लोप वाला। तो जो स्लोप वाला है उससे ज़्यादा तेज़ी से पानी जाएगा, तो वो अच्छे से स्ट्रेटली जाएगी। लेकिन अब आप प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया ले रहे हो, तो उसमें थोड़ा स्लो पानी जाएगा। तो जैसे ही कोई भी अगर रिवर है वो लेक से या फिर मान लो ओशन से, तो ओशन से जाते जाते प्लेन एरिया आ जाता है और उसके साथ बहुत सारे इरोड मटेरियल होता है। तो वो क्या होता है, अपनी वेलोसिटी को एकदम ज़ीरो कर देती है, मतलब पानी का जो स्पीड है वो कम होने लगता है, बहुत ही कम होने लगता है। तो उससे क्या होता है ना, जो इरोड मटेरियल है वो कहीं पे जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर दूसरी जगह जाके दूसरा इरोड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। तो जो ओशन के ओपनिंग पे जब रिवर आके ओशन से मिलती है, तो बहुत सारे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ये जो फिगर है उसमें आप लोग देख सकते हो कि मेन रिवर से कैसे डिस्ट्रीब्यूटीज, हाँ, तो देखो जो छोटा छोटा अब जो है ना पानी के बीच में, अगर एक जो इरोड मटेरियल है वो है, जैसे मिट्टी वगैरह जंग रुक गई है, फिर दूसरे में थोड़ा सा और पानी जाएगा, फिर तीसरे में इरोड मटेरियल जाएगा। तो जो बहुत सारी जो वेन्स टाइप की निकल सकती है, मैं से वेन्स कह रही हूँ, तो वो जो है अगर निकलती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सी वेव्स। अब देखो एक सी वेव से कैसे दूसरे दूसरे जो फॉर्म्स है वो प्रोड्यूस होते हैं या क्रिएट होता है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो देखो जो इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है, उससे क्या होता है ना, उससे बहुत, देखो वेव जो होता है ना वो राइज होता है फॉल होता है, राइज होता है फॉल होता है। ओके, तो इससे क्या है ना, बहुत सारे कोस्टल जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे सी वेव्स हो गया। देखो जैसे सी वेव्स ना कंटिन्यूसली एक बड़ी से रॉक में बार बार टकरा रही है, बार बार टकरा रही है, तो उससे क्या होता है ना, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। क्रैक्स आने लग गए, अब वो टूटना चालू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या है, जो अब सी वेव्स नीचे वाले लेवल पे है, तो नीचे पे क्या है, थोड़ा थोड़ा गड्ढा होना चालू हो जाएगा, वो इतना बड़ा बन जाएगा वो नीचे से कि वो जो एक केव की तरह बन जाएगा, तो उसको सी केव बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। फिर उसके बाद क्या है ना, कंटिन्यूसली अब वो सी केव्स पे और पानी जा रहा है और पानी जा रहा है, पानी जाते जाते क्या है, उधर एक हॉलो बन जाएगा। उससे क्या होगा ना, आपको एक गेट जैसा लगेगा कि पत्थर पे एक नेचुरली गेट फॉर्म हो गया है, जैसे ये सी आर्क दिखा रहा है। तो वैसे ही ना सी आर्क का फॉर्मेशन होता है। अब स्टैक कैसे बनता है, अब यही दो जो सी आर्क है उसमें देखो, उसमें और पानी जा रहा है, फिर वो ऊपर ऊपर और क्रैक्स दे रहे हैं। क्रैक्स देने के बाद क्या होता है, दोनों अलग अलग टूटने लग जाते हैं। अब जो वो बड़ी सी चट्टान है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, तो उससे स्टैक का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, जो स्टीप रॉक है वो ना जैसे उसका राइज होता है, फिर वो वर्टिकली अबव सी लेवल से होता है। ओके, तो इससे सी क्लिफ बनता है, और जो सेडिमेंट्स थे उस पानी में, वो धीरे धीरे क्या है, शोर्स में जाकर साइड्स में जाकर जो किनारे होते हैं वहाँ पे जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं, तो इससे बीच की फॉर्मेशन होती है। देखो रिवर की तरह ना ग्लेशियर जो है ना वो
ग्लेशियर को एक रिवर ही समझ लो, क्योंकि वो रिवर की तरह जो आइस है, आइस के रिवर के जैसे वो आती है, और जब वो आती है ना तो बहुत सारी चीज़ों से टकराती है, फिर वो उसको तोड़ती है, जैसे स्टोन हो गया या सॉइल हो गए, तो ये अपने साथ उसको बह के भी ले जाती है, और जो स्टोन्स है उनको भी तोड़ के लेके जाती है। ओके, तो इनके साथ क्या हो जाता है, बहुत सारी जगह पे एक हॉलो बन जाता है, फिर वो जब गर्मी आती है, फिर वो जब आइस मेल्ट होने लगता है, वहाँ पे सुंदर से ब्यूटीफुल लेक्स बन जाते हैं। ओके, क्योंकि अब वो अपने साथ इरोड मटेरियल लेके जा रही है, सेडिमेंट्स लेके जा रही है, तो फिर क्या होता है ना, ये आइस मेल्ट होते हैं, फिर वो वहाँ पे गर्मी के दिनों में फिर वहाँ पे वाटर भर जाता है, उससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वो जो लेक्स हैं वो माउंटेन में दिखते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है ना, ये जो ग्लेशियर है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके जाती है, मैंने आपको बताई थी, जैसे कि बहुत सारा बड़ा बड़ा जो रॉक है या फिर स्मॉल सैंड स्लिट्स है, फिर ये सारे कहाँ हो जाते हैं, डिपॉजिट्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ग्लेशियल मोराइंस है इसका फॉर्मेशन होता है। देखो, जो एक एक्टिव एजेंट है ना इरोजन और डिपोजिशन का, वो क्या है, हम लोग को डेजर्ट में देखने के लिए मिलता है, जो हम लोग वर्क ऑफ विंड में देखने वाले कि विंड से भी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ओके, मेनली ये डेजर्ट्स में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारी रेती होती है, तो उससे क्या है, सैंड से वहाँ पे विंड ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे जो सैंड का पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो होता है, मासलेस होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, जो हम लोग को एक टाइप का मशरूम रॉक में क्या होता है ना, कि वो मशरूम की तरह स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि ना देखो, नीचे वाले सेक्शन पे जो रहेगा वहाँ पे क्या होगा ना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैंड्स का जो पार्टिकल है, और जो थोड़े थोड़े फाइन पार्टिकल है, वो सारे के सारे नीचे से ज़्यादा जाते हैं, तो उससे क्या होता है ना, कि ऊपर ऊपर वाला एरिया ना वाइडर हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा विंड नहीं चल रही, तो वो ज़्यादा तोड़ नहीं पाएंगे, तो नीचे वाले एरिया को तोड़ते जाते हैं, तो वहाँ पे एक अम्ब्रेला पैटर्न टाइप का फॉर्म हो जाता है, अम्ब्रेला मशरूम पैटर्न टाइप का फॉर्म हो जाता है। फिर नीचे से क्या होता है ना, नीचे में वो थोड़ा थीन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि नीचे से ज़्यादा विंड जाएंगे, तो वो उसको तोड़ते हुए जाएंगे। और ऊपर क्या है, तोड़ तोड़ना इन द सेंस पूरा वो ऐसा क्रैक नहीं कर देंगे, बट उसे थोड़ा थोड़ा जो क्या है, उसका लेयर बाय लेयर उसको पतला करते जाएंगे, और ऊपर जो है वाइडर होते जाएगा, तो इससे क्या है, मशरूम रॉक का फॉर्मेशन होता है। ये देखो, ये जो है ना, ये मशरूम रॉक का एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो कि जो ऊपर वाला एरिया वो बहुत ज़्यादा वाइडर है, और नीचे वाला थिन होते गया है।